मार्च के दूसरे हफ्ते से रमजान की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले इजराइल का एक बड़ा फैसला पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। इजराइल के फैसले से दुनिया भर की करीब 200 करोड़ मुस्लिम आबादी हैरत में है। हमास के साथ जंग के बीच इजराइल ने रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद में नमाज की इजाजत तो दे दी है, लेकिन शर्तों के साथ। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह है। इजराइल ने कहा है कि रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद में नमाज के लिए एंट्री उम्र के हिसाब से दी जाएगी। अल अक्सा मस्जिद में एंट्री की उम्र क्या होगी, इसे लेकर 3 तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी में इजराइल की पुलिस ने सरकार से सिफारिश की है कि अल अक्सा मस्जिद में रमजान के दौरान नमाज के लिए 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को एंट्री की इजाजत दी जाए। जबकि दूसरी थ्योरी के मुताबिक इजराइल के मंत्री बेन ग्विर ने सरकार से सिफारिश की है कि अल अक्सा मस्जिद में रमजान के दौरान नमाज के लिए 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही एंट्री मिले। वहीं तीसरी थ्योरी में इजराइल के पूर्व सांसद और बलाद नेता सामी अबू शाहदे की राय है कि अल अक्सा मस्जिद में एंट्री के लिए नियम की बात कहकर इजराइल ने अपराध किया है। मतलब साफ है कि शाहदे चाहते हैं कि अल अक्सा मस्जिद में एंट्री पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाए। ओत्ज़मा यहूदियत के नेता बिन गिवर ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी नागरिकों को अल अक्सा मस्जिद में एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। हालांकि अभी तक यहां के नागरिकों को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। प्रस्ताव ये भी था कि अगर अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी झंडे लहराए जाते हैं या फिर नमाजी किसी तरह के आतंकवाद का समर्थन करते हैं तो इजराइल की पुलिस अल अक्सा मस्जिद पर रेड कर सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था, लेकिन अगर उम्र के हिसाब से अल अक्सा मस्जिद में एंट्री की थ्योरी को डिकोड करें तो इससे साफ पता चलता है कि इजराइल की सरकार अल अक्सा मस्जिद में ऐसे ही लोगों को एंट्री देना चाहती है जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा न हो। अल अक्सा मस्जिद सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि क्रिश्चियन और यहूदियों के लिए भी पवित्र धार्मिक स्थल है। यहूदी इस जगह को टेम्पल माउंट कहते हैं, तो क्रिश्चियंस का दावा है कि इसी जगह पर ईसा मसीह ने उपदेश दिया था और यरूशलेम में ही जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था और उनका पुनर्जन्म भी यहीं हुआ था। इजराइल ने हमास को साफ साफ मैसेज दे दिया है कि जब तक हमास गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को रिहा नहीं करता तब तक रमजान के महीने में भी जंग जारी रहेगी। इजराइल की इस चेतावनी के बाद जॉर्डन के किंग ने इजराइल को एलानिया लहजे में कह दिया है कि अगर रमजान के दौरान इजराइल गाजा पट्टी में अपने सैन्य अभियान पर जोर देता है तो संघर्ष बढ़ जाएगा। लेकिन इजराइल वही करता है जो उसको सूट करता है। इजराइल इस बात की फिक्र नहीं करता कि दुनिया क्या कहेगी। आखिर इजराइल के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिससे दुनिया डरती है? क्यों अमेरिका भी इजराइल से पंगा नहीं लेता है? यहूदी दिमाग हमेशा से तेज रहे हैं। यही वजह है कि आज भी हर क्षेत्र में ये कौम आपको सबसे ऊपर मिलेगी। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदी थे। आज वर्ल्ड मीडिया के 90% हिस्से पर यहूदियों का ही कंट्रोल है। न्यूज एजेंसी, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर, ग्राफिक्स कार्ड, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, एंड्रॉयड, गूगल, हायत होटल, डेल, विंडोज, सबके मालिक यहूदी हैं। आईटी इंडस्ट्री के पीछे भी यहूदी दिमाग ही काम कर रहा है। ब्लूमबर्ग के मालिक माइकल ब्लूमबर्ग यहूदी हैं। इसके अलावा रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जिस गूगल पर हम डिपेंड हैं उसके को फाउंडर लैरी पेज भी यहूदी हैं। डेल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक माइकल डेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के मालिक मार्क जुकरबर्ग, अमेरिका के जाने माने बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस भी यहूदी ही हैं। ये सब यहूदी समुदाय के कुछ ऐसे टाइकून हैं जो जब चाहे तब दुनिया में अपनी ताकत से चुटकियों में उथल पुथल ला सकते हैं। एक समय था जब यहूदी दुनिया में सबसे ज्यादा सताई जाने वाली कौम थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों का कत्लेआम हुआ। इसी के बाद इजरायलियों ने अपना देश बनाने का फैसला किया और खुद को सबसे मजबूत कौम बनाने की तरफ काम किया।
इजराइल को दुनिया भर में ताकतवर बनाने के पीछे उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का भी अहम रोल माना जाता है। मोसाद ने अपने कारनामों से दुनिया भर को हैरान किया है। माना जाता है कि चाहे कोई देश इजराइल का दोस्त हो या फिर दुश्मन, हर जगह मोसाद के एजेंट मौजूद हैं और ये सभी इतने ऊंचे पदों पर हैं कि इजराइल सिर्फ इनकी मदद लेकर किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। इसके अलावा इजराइल ने अपनी सैन्य ताकत को भी मजबूत किया है। इजराइल के पास कुल सैन्य बल 6,46,000 है। इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को काफी मजबूत किया है। इजराइल का डिफेंस बजट करीब $23.4 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपए का है। इजराइल की मजबूत जीडीपी भी इसकी बड़ी ताकत है। इसके अलावा इजराइल से पर्ल डायमंड, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे यहाँ की इकोनॉमी मजबूत बनी है। भारत के साथ इजराइल का $10 बिलियन से भी ज्यादा का कारोबार है। जब इजराइल इतना ताकतवर है तो हमास बार बार इजराइल से भिड़ता क्यों है? इसे समझने के लिए ज्योग्राफिकल स्टेटस को जानना बेहद जरूरी है। इजराइल के पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में 2 अलग अलग क्षेत्र हैं। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में गाजा पट्टी। ये दोनों ही क्षेत्र फिलिस्तीन के माने जाते हैं, लेकिन वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी की सरकार है, जबकि गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है। फिलिस्तीन एक अरबी और बहुसंख्यक मुस्लिम इलाका है, जिसकी आबादी करीब 20 लाख है। 1947 के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे लेकर आज तक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। ये विवाद तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने पश्चिमी एशिया के इस हिस्से पर कब्जा किया था, जिसे फिलिस्तीन कहते हैं। इस दौरान इजराइल की स्थापना नहीं हुई थी और वेस्ट बैंक से लेकर गाजा पट्टी तक का क्षेत्र फिलिस्तीन का हिस्सा था। यहाँ यहूदी और अरब लोग रहते थे। फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का शासन था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन से यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने की मांग की। बहुसंख्यक अरब ने भी फिलिस्तीन पर दावा ठोक दिया, जिससे ये विवाद शुरू हुआ। ब्रिटेन भी फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद नहीं सुलझा सका, इसलिए अंग्रेजों ने 1948 में फिलिस्तीन छोड़ दिया और वहां से चले गए, जिसके बाद से ये लड़ाई आज तक जारी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल आई ऑन भारत को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।